हेलो एवरीवन। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हम डेली बेस पे द इंडियन एक्सप्रेस की जो भी इम्पोर्टेंट न्यूज़ होती हैं उनको कवर करते हैं। तो आज है 3 नवंबर और आज की हमारी जो भी इम्पोर्टेंट न्यूज़ होंगी वो होंगी भारतीय महिला क्रिकेट विश्व कप विजेता, यानी कि महिलाओं के द्वारा जो क्रिकेट जीता गया है कल, उसको लेकर जो है हम बातचीत करेंगे। दूसरा, सर्दियों में प्रदूषण का समाधान, यानी कि सर्दियों में जो है प्रदूषण का क्या जो समाधान है वो किया जा सकता है, या फिर जो क्लाउड सीडिंग की जाती है उससे जो है क्या सर्दियों के अंदर जो प्रदूषण होता है उसका निपटारा हो सकता है। जो हमारी तीसरी न्यूज़ है वो 8वें वेतन आयोग को लेकर रहेगी कि उसके संदर्भ क्या हैं या फिर क्या क्या जो शर्तें रखी गई हैं मंजूरी को लेकर। तो आज की हमारी जो पहली न्यूज़ है, इंडियन वुमेन विन फर्स्ट ओडीआई वर्ल्ड कप। भारतीय जो महिला क्रिकेट टीम है उन्होंने 2 नवंबर 2025 को नवी मुंबई का जो वी पाटिल स्टेडियम है उसके अंदर जो है खेला गया, जिसके अंदर आईसीसी महिला वनडे विश्व कप 2025 का जो फाइनल है उसके अंदर दक्षिण अफ्रीका को 52 रनों से हराकर अपना पहला वनडे विश्व कप खिताब जीत लिया है। जो भारत है, भारत की जितनी भी महिला क्रिकेटर हैं उनके लिए जो है 47 साल का इंतजार रहा है, यानी कि लंबे समय से जो है वो इसका इंतजार कर रही थी कि कब जो है ये ऐतिहासिक पल आए, यानी कि कब उन्हें जीत प्राप्त हो। और टीम ने जो है पहले बल्लेबाजी करते हुए 50 ओवर में 7 विकेट पर 298 रन बनाए हैं और दक्षिण अफ्रीका को 45.3 ओवर में 246 रन पर ऑल आउट ही कर दिया। जो ये जीत है यह न केवल एक खेल है बल्कि जो लाखों करोड़ों भारतीय लड़कियां हैं उनके लिए यह एक प्रेरणा का स्रोत जो है वो बन गया है, यानी कि इससे लड़कियों को यह प्रेरणा मिलेगी कि लड़कियां भी जो हैं किसी भी मामले में लड़कों से कम नहीं हैं, अगर वह चाहें तो क्या नहीं जो है कर सकती। मैच का संक्षिप्त विवरण यानी कि सारांश जो है वो जानते हैं। पहले जानते हैं भारत की पारी के बारे में। तो जो सैफाली वर्मा है उन्होंने 78 गेंदों पर 87 रन यानी कि 7 चौके और 2 छक्कों को जो है लगाया, यानी कि शानदार पारी खेली, जो कि फाइनल में उनकी जो सर्वश्रेष्ठ स्कोर है वो रहा है। और जो समृद्धि मथाना है उनके साथ पहले विकेट के लिए 104 रनों की साझेदारी ने मजबूत शुरुआत दी। और जो दीप्ति शर्मा है उन्होंने 58 रन यानी कि अर्धशतक बनाया है, जो कि उनके टूर्नामेंट में तीसरा अर्धशतक था। और जो ऋचा घोष है उन्होंने 32 रन जोड़े और दक्षिण अफ्रीका की ओर से अयाबोखा खाका ने 3 आउट पर 58 लिए। तो जो दक्षिण अफ्रीका है उसकी पारी के बारे में जानते हैं। तो जो कप्तान लारा है यानी कि जो वोल्वाडर्ट है उन्होंने 98 गेंदों पर 101 रन का शतक बनाया, जो कि सेमीफाइनल के बाद जो है यह लगातार उनका दूसरा शतक था, लेकिन बाकी बल्लेबाजों का साथ नहीं मिला। और जो दीप्ति शर्मा है उन्होंने 5/39 जो विकेट हैं वो लेकर मैच को पलट दिया। ये जो विश्व कप है इतिहास में पहली खिलाड़ी बनी हैं जिन्होंने एक मैच में अर्धशतक के साथ 5 विकेट लिए हैं। और जो सैफाली वर्मा है उन्होंने भी 2 विकेट में 2/36 जो विकेट हैं वो लिए हैं। तो यह भारत का तीसरा विश्व कप फाइनल था, यानी कि इससे पहले 2005 में और 2017 में भी जो है हो चुका है, जिनमें ये उप विजेता रहे। और जो दक्षिण अफ्रीका है वह पहली बार फाइनल में पहुंची थी। तो प्रमुख रिकॉर्ड और उपलब्धियां क्या हैं? जो सैफाली वर्मा है वो 21 साल 289 दिन है उसकी उम्र में प्लेयर ऑफ द मैच यानी कि
पुरुष या महिला जो वनडे विश्व कप होता है उसके फाइनल सेमीफाइनल में सबसे कम उम्र की खिलाड़ी जो है वो रही हैं। तो दीप्ति शर्मा यह प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट यानी कि 22 विकेट प्लस 200 प्लस में रन यानी कि 200 प्लस जो रन हैं वो बनाए हैं। वे पहली ऐसी खिलाड़ी हैं जिन्होंने विश्व कप में अर्धशतक के साथ 5 विकेट लिए हैं, यानी 5 विकेट के साथ जो है उन्होंने अपना अर्धशतक जो है उसको पूरा कर लिया। अब बात करते हैं हरमनप्रीत कौर की। 36 साल की 36 साल 239 दिन की उम्र है। इनमें जो है यह सबसे उम्र दराज कप्तान है जिन्होंने महिला विश्व कप जीता है। उन्होंने अंतिम कैच लिया जो कि जीत का प्रतीक बन गया और भारत की पहली टीम जो है बनी है यह जो कि 3 हार के बाद विश्व कप को लेकर आई है भारत, यानी कि जीत हासिल की है। तो जो सेमीफाइनल है उसमें ऑस्ट्रेलिया के 339 रनों का सफल पीछा यानी कि महिला वनडे इतिहास का सबसे बड़ा है। तो जो प्राइज मनी है यानी कि जो भी विजेता टीम होगी उसको लगभग जो है 42 करोड़ रुपए आईसीसी के द्वारा दिए जाएंगे। जो टूर्नामेंट है अगर उसके सफ़र के बारे में जानें तो भारत की जो टीम है उसका सफ़र आसान नहीं था। लीग चरण में 3 लगातार हार यानी कि श्रीलंका, ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड के बाद बाहर होने का खतरा जो है इस टीम पर मंडरा रहा था, लेकिन न्यूजीलैंड पर 53 रन की जो डीएलएस की जीत है और पाकिस्तान पर 88 रनों की एक तरफा जीत से इनकी वापसी हुई। और बांग्लादेश के खिलाफ जो मैच है वो बारिश के कारण रद्द हो गया था। जो सेमीफाइनल है उसमें ऑस्ट्रेलिया को हराकर फाइनल में जगह बनाई और हरमनप्रीत जो कौर हैं उन्होंने कहा कि यह जो जीत है पूरे देश के जो उम्मीदें हैं और मेहनत है उसकी जीत है, अकेले उनकी नहीं है। जो प्रतिक्रियाएं क्या रही यानी कि देश के किन नेताओं ने जो है इस पर क्या क्या प्रतिक्रिया दी, तो पूरे देश में जश्न का माहौल बना हुआ था। यानी कि जो पीएम नरेंद्र मोदी हैं उन्होंने कहा कि जो ये जीत है भविष्य के जो चैंपियंस हैं उनको प्रेरित करेगी। यानी कि जो खिलाड़ी हैं उन्होंने जो है इसके अंदर एक शानदार टीम वर्क दिखाया है, यानी कि उनकी पूरी टीम का वहाँ पर मेहनत जो है वो नज़र आ रही थी। जो अमित शाह हैं उन्होंने बेटियों ने विश्व विजेता का तमगा जीता, तिरंगा धरती से आसमान तक लहराया, ऐसे जो शब्द हैं अमित शाह के द्वारा कहे गए। और रोहित शर्मा ने कहा कि मैच देखने बहुत जो है मैच देखने के लिए पहुंचे थे, जो कि पूर्व कप्तान हैं। उनका रिएक्शन वायरल हुआ है जो कि आंसुओं भरी मुस्कान के साथ जो है तालियां बजा रहे थे। जो मैथिली राज है यानी कि ये भी पूर्व कप्तान है, यह जो है उन सभी पूर्व खिलाड़ियों को समर्पित है जिन्होंने नींव रखी थी। यानी कि उनके द्वारा ये शब्द कहे गए हैं कि जो ये जीत है यह उन सब के लिए है जिन्होंने इस खेल की नींव रखी थी। और सोशल मीडिया पर जो है हमें #वुमेन इन ब्लू ट्रेड लाखों पोस्ट जो हैं वो क्वींस ऑफ क्रिकेट और फर्स्ट टाइम एवर हैशटैग जो हैं दिखाई दे रही हैं। एक्स पर जो पोस्ट हैं उनमें भारतीय बेटियों ने रचा इतिहास, पहली बार विश्व कप जीता, इस तरह की जो बातें हैं वो हमें दिखाई दे रही हैं। तो इसका ऐतिहासिक संदर्भ जो है क्या रहा है, यानी कि जो ये वनडे मैच है इसका इतिहास क्या रहा है। महिला वनडे विश्व कप जो है 1973 में स्टार्ट किया गया, इंग्लैंड विजेता रहा। भारत ने 1978 में डेब्यू किया, लेकिन अब तक खिताब से मसरूम था। जो ऑस्ट्रेलिया है उसने 7 खिताब सबसे पहले सफल हुए, उन्होंने 7 खिताबों को जीता। और जो यह जीत है 1983 जो पुरुष विश्व कप जैसी क्रांति लाएगी, महिला क्रिकेट को नई ऊंचाइयों पर यह लेकर जाएगी। और जो मुख्य कोच हैं अमोल मजूमदार, उन्होंने जिन्हें जो है कभी भी टेस्ट नहीं मिला, उनके लिए यह
एक व्यक्तिगत विजय भी जो है वो साबित होगी। तो अब जो है हम इस न्यूज़ से रिलेटेड जो PYQs हैं उनको करेंगे। 2019 में आया हुआ है कि ICC क्रिकेट के विश्व कप से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। एक है 1975 में पहला विश्व कप इंग्लैंड में खेला गया था। बी, भारत ने 1983 में पहला विश्व कप जीता। ग, सुपीरियो बनर्जी पहले भारतीय थे जिन्होंने मैन ऑफ द टूर्नामेंट मिला। और जो चौथा है कि 10 टीमें 2019 विश्व कप में भाग ले रही हैं। तो हमारा आंसर होगा ए, 1975 में पहला विश्व कप इंग्लैंड में खेला गया था। जो दूसरा क्वेश्चन है कि निम्नलिखित जोड़ियों पर विचार कीजिए। खेल पुरस्कारों के संदर्भ में जो है यह हमारा क्वेश्चन है। पहला है मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार, सर्वोच्च खेल सम्मान। अर्जुन पुरस्कार राष्ट्रीय स्तर के खिलाड़ियों के लिए। द्रोणाचार्य पुरस्कार कोचिंग के लिए। कौन से सही हैं? तो ऑल ऑफ द अबोव, यानी कि तीनों ही सही हैं। जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी भारतीय महिला ने ओलंपिक में कांस्य पदक जीता? ए, मैरी कॉम, बी, PV सिंधु, सी, साइना नेहवाल, डी, एकता बिष्ट। तो हमारा आंसर होगा बी, PV सिंधु। बैडमिंटन के अंदर जो है इन्होंने ओलंपिक में कांस्य पदक जीता है। इस न्यूज़ से रिलेटेड हमारा जो मेंस का क्वेश्चन रहेगा, भारतीय महिलाओं ने सभी क्षेत्रों में बड़ी प्रगति हासिल की है, फिर भी बहुत कुछ हासिल करना बाकी है। इस कथन के प्रकाश में महिलाओं की शिक्षा, विशेष रूप से उच्च शिक्षा से संबंधित जो विभिन्न मुद्दे हैं उन पर पुनर्विचार करने की आवश्यकता पर चर्चा कीजिए। जो हमारी नेक्स्ट न्यूज़ है, क्लाउड सीडिंग इन विंटर टू रिड्यूस पोल्यूशन इज बैड साइंस, यानी कि सर्दियों के अंदर जो क्लाउड सीडिंग है वो पोल्यूशन को रिड्यूस करने में जो है क्या कितने हद तक साबित होती है, साइंस इसके बारे में क्या कहता है। जो दिल्ली NCR है उसमें हर सर्दी प्रदूषण का कहर जो है वो मच जाता है, जैसे कि पराली जलाने से, वाहनों के धुएं से, उद्योगों के उत्सर्जन से और ठंडी हवाओं की वजह से। हवा के अंदर PM 2.5 के जो अणु हैं और PM 10 के जो कण हैं वो क्या है, जमा हो जाते हैं, जो कि सांस लेना बहुत ही मुश्किल कर देते हैं। ऐसे में जो सरकार है वो क्लाउड सीडिंग यानी कि कृत्रिम बारिश को प्रदूषण का जादुई समाधान बताती हैं, लेकिन हालिया जो वैज्ञानिक अध्ययन है उसका प्रयोग बता रहा है कि जो ये तकनीक है दिल्ली की सर्दियों के लिए बिल्कुल भी अनुपयुक्त है। यह न सिर्फ महंगी और असरहीन है बल्कि जो समस्या है उसकी जड़ को यह छूती भी नहीं। जो क्लाउड सीडिंग है दरअसल वो होती क्या है और यह कैसे काम करती है? जो क्लाउड सीडिंग है यह एक मौसम संशोधन तकनीक है जिसमें कि हवाई जहाज या फिर जो ग्राउंड उपकरण हैं उनसे बादलों के अंदर सिल्वर आयोडाइड, नमक या फिर सूखी जो बर्फ़ है इन जैसे रसायन छोड़े जाते हैं। जो ये रसायन हैं बादलों में पानी की बूंदों को बर्फ़ के क्रिस्टल में बदलने में हेल्प करते हैं, जिससे कि बारिश हो सकती है। जो यह तकनीक है 1940 के दशक से, यानी कि ऐसा नहीं है कि इसका इस्तेमाल अभी किया गया है, बल्कि इसका जो उपयोग है वो 1940 का जो दशक है यानी कि 1940 के समय से इसको जो है इस्तेमाल किया जा रहा है। मुख्य रूप से जो सूखे क्षेत्र हैं उनमें वर्षा को बढ़ाने के लिए, कोहरा को हटाने के लिए, लेकिन जो प्रदूषण है उसको कम करने के लिए विशेषज्ञ कहते हैं कि यह सिर्फ एक अस्थायी जो है छलावा है। इसका जो असर है वो बहुत ही कम देखने को मिलता है। दिल्ली की जो सर्दियां हैं उनमें क्लाउड सीडिंग क्यों फेल हो जाती है? दिल्ली का जो मौसम है वो क्लाउड सीडिंग के लिए बिल्कुल अनुकूल नहीं है, यानी कि जो IIT दिल्ली है इसके सेंटर फॉर एटमॉस्फेरिक साइंस की जो है एक ताज़ा रिपोर्ट यानी कि 2011 से
2021 का जो डाटा है उस पर आधारित है और यह स्पष्ट रूप से कहती है कि जो सर्दियां हैं, खासकर दिसंबर और जनवरी में जो प्रदूषण है वो अपनी चरम सीमा पर पहुंच जाता है, लेकिन वातावरण के अंदर जो है वो नमी की भारी कमी रहती है। तो कुल पानी की जो मात्रा है वो 9 मिलीमीटर से भी कम होती है, जबकि क्लाउड सीडिंग के लिए कम से कम जो है 50 से 60% की जो नमी है वो होना ज़रूरी है। तो कम नमी और सूखा मौसम, तो जो सर्दियां हैं उनमें पश्चिमी विक्षोभ यानी कि वेस्टर्न डिस्टरबेंस से जो कभी कभी है हल्की बारिश हो जाती है, लेकिन ज़्यादातर टाइम जो है हवा शुष्क ही रहती है। बिना पर्याप्त नमी के सीडिंग से बारिश बनाना जो है एकदम असंभव काम है। जो उच्च एरोसोल यानी कि प्रदूषण के कण का असर जो है उसे देखते हैं, तो दिल्ली का जो प्रदूषण है यह एक क्लाउडिंग जो सीडिंग है उसको बाधित करता है। हवा में मौजूद जो धूल और स्मोग है यानी कि बादल की जो संरचना है उसको बदल देते हैं, जिससे कि रसायन काम नहीं करता और एरोसोल लेयर यानी कि नीचे 2 किलोमीटर ऊंचाई पर और सीड करने लायक बादल 2 से लेकर 5 तक जो है किलोमीटर ऊपर यानी कि अलग अलग सतहों पर किए जाते हैं। तो हल्की बारिश का उल्टा असर, अगर हल्की फुहार भी हो जाए तो यह प्रदूषण कम करने की बजाय बढ़ा सकता है। यानी कि जो ठंडी हवा है उसमें ड्रीजल यानी कि हल्की बूंदें कणों को ज़मीन पर नहीं धोती, बल्कि हवा को भारी बनाकर प्रदूषण को फैला देती हैं। जिसके विपरीत भारी बारिश ही 80 से 95% यानी कि PM 2.5, PM 10 और NOx को साफ कर सकती हैं, लेकिन सर्दियों में ऐसी बारिश जो है दुर्लभ है। हालिया अगर प्रयोग की बात करें तो उसके अंदर 34 करोड़ का बेकार खर्चा जो है वो बताया जा रहा है। जो अक्टूबर 2025 में दिल्ली सरकार ने IIT कानपुर के साथ मिलकर बुरांडी, करोलबाग और मयूर विहार में 2 ट्रायल किए। हवाई जहाज से रसायन छोड़े गए, लेकिन नतीजा 0 बारिश। सरकार ने दावा किया कि PM 2.5 में 6 से 10% कमी आई है, लेकिन विशेषज्ञ जो है इसे प्राकृतिक उतार चढ़ाव बता रहे हैं। जो IMD या फिर CPCB और CAQM जैसी जो केंद्रित एजेंसियां हैं उन्होंने पहले ही चेतावनी दी थी कि मौसम अनुकूलन नहीं है। कुल खर्च 34 करोड़ विमान मॉडिफिकेशन, रसायन और जो लॉजिस्टिक है उसके ऊपर किया गया है। यह जो है असरहीनता के अलावा इसको लेकर और अन्य जो समस्याएं हैं वो क्या देखने को मिली हैं। तो अस्थायी राहत, मान लीजिए अगर बारिश हो भी जाए तो जो प्रदूषण है 1 से 3 दिनों में वापस लौट आता है, क्योंकि उत्सर्जन रुकता नहीं है। तो ओजोन स्तर जो है वो बढ़ सकता है, जो कि स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होता है। महंगा और जोखिम भरा ट्रायल, यानी कि एक ट्रायल का जो खर्च है वो करोड़ों रुपए तक चला जाता है। और जो सिल्वर आयोडाइड जैसे रसायन हैं उनका पर्यावरण पर लंबे टाइम तक जो है वो असर अज्ञात रहता है। चीन ने 2008 में ओलंपिक में इस्तेमाल किया था इसको, लेकिन दिल्ली जैसे जो प्रदूषित शहर हैं उनमें गिमिक ही है। तो जो वैज्ञानिक अनिश्चितता है, यानी कि वैज्ञानिक इस बारे में क्या कहते हैं, तो जो IIT दिल्ली के प्रोफेसर हैं शहजाद गनी कहते हैं कि यह साइंस का गलत इस्तेमाल जो है वो किया जा रहा है। जो संसाधन है उनका उत्सर्जन कम करने में जो है वो लगाने चाहिए। असली समाधान क्या है? क्लाउड सीडिंग जैसी तात्कालिक जो चाल है उससे बेहतर है कि जड़ पर प्रहार किया जाए, यानी कि उत्सर्जन को कम किया जाए। तो उत्सर्जन कम कैसे करें? जैसे कि पराली जलाने पर सख्ती की जाए, इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा दिया जाए, उद्योगों में फिल्टर लगवाए जाने चाहिए, हरित नीतियाँ साल भर जो है पेड़ लगाने चाहिए, ग्रैप यानी कि ग्रेडेंट जो रिस्पॉन्स एक्शन का प्लान है उसको
सख्ती से लागू करना चाहिए। क्षेत्रीय सहयोग, पंजाब हरियाणा के साथ मिलकर फसल का जो बचा हुआ अवशेष है उसका प्रबंधन करना चाहिए। अंत में जो अतः है जो IIT दिल्ली है उसकी रिपोर्ट की तरह सभी अध्ययन यही कहते हैं कि जो क्लाउड सीडिंग है यह आपातकालीन उपाय भर है और स्थानीय समाधान जो है उत्सर्जन को घटाना है। प्रदूषण से लड़ाई विज्ञान से जीती जाती है, न कि दिखावे से। इस न्यूज़ से रिलेटेड हमारे जो PYQs हैं उनको करते हैं। वायु प्रदूषण कम करने के लिए कृत्रिम वर्षा पैदा करने का कृत्रिम तरीका किसका उपयोग करता है? A. सिल्वर आयोडाइड और पोटेशियम आयोडाइड, B. सिल्वर नाइट्रेट और सोडियम क्लोराइड, C. सिल्वर आयोडाइड और पोटेशियम नाइट्रेट, D. सिल्वर नाइट्रेट और पोटेशियम क्लोराइड। तो हमारा आंसर होगा A. सिल्वर आयोडाइड और पोटेशियम आयोडाइड। जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि WHO वायु की गुणवत्ता के दिशा निर्देशों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। PM 2.5 का 24 घंटे का औसत 15 माइक्रोग्राम घन मीटर से अधिक नहीं होना चाहिए और वार्षिक औसत 5 माइक्रोग्राम पर घन मीटर से अधिक नहीं होना चाहिए। दूसरा है, एक वर्ष में ओजोन प्रदूषण का उच्चतम स्तर प्रतिकूल मौसम की अवधि के दौरान किया जाता है होता है। तो उपरोक्त दिए गए जो कथन हैं उनमें से कौन सा कथन जो है वो सही है? A. केवल 1, B. केवल 2, C. 1 और 2 दोनों, D. कोई नहीं। तो हमारा आंसर होगा A. केवल 1। जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो होगा, हमारे देश के शहरों में वायु गुणवत्ता सूचांक यानी कि AQI की गणना में निम्नलिखित वायुमंडलीय गैसों में से कौन सी सामान्यतः विचार की जाती है? A. कार्बन मोनोऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, ओजोन, सल्फर डाइऑक्साइड। तो उपरोक्त दिए गए जो कोड हैं उनका उपयोग करके सही उत्तर चुनिए। 1, 2 और 3, B. 1, 2, 3 और 4, C. केवल 2, 3 और 4, केवल 1, 2 और 4। तो हमारा आंसर होगा B. 1, 2, 3 और 4। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कुछ वैज्ञानिक सर्कस क्लाउड थिंकिंग तकनीक और स्टोरीफियर में सल्फेट एरोसोल का जो इंजेक्शन है उसके उपयोग का सुझाव किस संदर्भ में देते हैं? A. वैश्विक तापमान में वृद्धि को रोकना, B. ओजोन परत को मजबूत करना, C. वायु प्रदूषण को कम करना, D. ऊर्जा संकट को हल करना। तो हमारा आंसर होगा A. वैश्विक तापमान में वृद्धि को रोकना। जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत के कुछ भागों में पेयजल में निम्नलिखित में से कौन से प्रदूषक पाए जाते हैं? A. सीसा और फ्लोराइड, B. आर्सेनिक, C. लोहा, D. मैग्नीज। उपरोक्त दिए गए कोड का उपयोग करके सही उत्तर चुनिए। A. 1, 2, 3 और 4, B. केवल 1 और 2, C. केवल 2 और 3, D. केवल 2 और 4। तो हमारा आंसर होगा B. 1, 2, 3 और 4। जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो मेंस को लेकर रहेगा कि तेल प्रदूषण क्या है? गंगा नदी को उदाहरण के रूप में लेते हुए नदी का जल प्रदूषण नियंत्रण और प्रबंधन के लिए अपनाई जा सकने वाली रणनीति पर चर्चा करें। भारत में खतरनाक अपशिष्टों के प्रबंधन और हैंडलिंग के लिए कानून प्रावधान क्या हैं? जो हमारी नेक्स्ट न्यूज़ है, 8th पे कमीशन व्हाट दी क्लियरेंस ऑफ टर्म ऑफ रेफरेंस मीन्स, यानी कि जो 8वां वेतन आयोग है उसके संदर्भ के बारे में जो है वो बात करते हैं। तो 8वां
जो केंद्रीय वेतन आयोग है यानी कि 8th सेंट्रल पे कमीशन है, भारत सरकार द्वारा गठित एक अस्थायी निकाय है जो कि केंद्रीय सरकारी कर्मचारियों लगभग जो है 50 लाख और जो पेंशन भोगी हैं लगभग 65 से 69 लाख का जो वेतन है या फिर जो भत्ते हैं, पेंशन है और जो सेवा शर्तें हैं उनकी समीक्षा करता है। यह आयोग हर 10 साल में लगभग गठित किया जाता है और 7वें वेतन आयोग यानी कि 2016 से जो है वो लागू है और इसके बाद का जो चरण है वो अगला चरण है। तो संदर्भ शर्तें यानी कि टर्म्स ऑफ रेफरेंस TOR, इसकी मंजूरी का क्या मीन्स है? तो परिभाषा क्या है? जो संदर्भ शर्तें हैं यानी कि आयोग का जो कार्य क्षेत्र है, जांच के दायरे हैं या फिर समय सीमा और सिफारिशों का जो फोकस है उसको निर्धारित करने वाली एक रोड मैप या फिर गाइडलाइंस है। ये शर्तें जो हैं आयोग को बताती हैं कि उनको जो है किन मुद्दों पर ध्यान देना चाहिए, जैसे कि वेतन की संरचना, महंगाई भत्ता, पेंशन फॉर्मूला, भत्ते और जो PSU यानी कि निजी क्षेत्र हैं उनसे तुलना। मंजूरी का महत्व क्या है? 28 अक्टूबर 2025 को केंद्रीय मंत्रिमंडल यानी कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में उन्होंने इन शर्तों को औपचारिक मंजूरी दे दी है, जिससे कि आयोग का गठन जिसकी सैद्धांतिक मंजूरी है वो जनवरी 2025 में हो चुकी थी। तो अब जो है यह काम पूरा कर सकता है। जो पूर्व सुप्रीम कोर्ट जस्टिस जो रंजन प्रकाश देसाई हैं उनको अध्यक्ष नियुक्त किया गया। साथ में अन्य सदस्य जैसे कि प्रोफेसर फुलक घोष और जो पंकज जैन हैं वे भी मौजूद थे। तो जो प्रक्रिया है उसके क्या प्रभाव होंगे या फिर क्या समय सीमा होगी? तो समय सीमा को जानते हैं। आयोग को अपनी जो सिफारिशें हैं उनके गठन की तारीख से 18 महीने के अंदर यानी कि अप्रैल 2027 तक प्रस्तुत करनी होगी और सरकार का जो लक्ष्य है 1 जनवरी 2026 से सिफारिशों को लागू करना है। लेकिन जो काम है वो कार्यान्वयन में देरी कर रहा है, जैसे कि 2028 तक हो सकता है, जिससे जो एरियर जो है पुरानी तारीख से बकाया भुगतान को मिलेगा। तो जो वेतन वृद्धि है यानी कि न्यूनतम बेसिक सैलरी जो है वर्तमान में 18,000 रुपये में 20 से 30% या फिर अधिक जो बढ़ोतरी है वो संभव है। तो जो फिटमेंट फैक्टर हैं यानी कि 2.57 से ऊपर, और उदाहरण के रूप में देखें तो लेवल जो 1 है कर्मचारियों की सैलरी यानी कि अगर 26,000 है तो 30,000 तक जो है पहुंच सकती है। और बात करें पेंशन की तो जो पेंशनर हैं उनको समान अनुपात में लाभ मिलेगा यानी कि जैसे कि 50% वृद्धि की जाएगी। अन्य को देखें तो भत्तों में समायोजन, कार्य परिस्थितियों की समीक्षा और जो केंद्रीय बल हैं PSU के कर्मचारियों पर सुझाव इसके अंदर शामिल है। अगर बात करें कवरेज की तो यह केवल केंद्रीय कर्मचारियों पर लागू होगा और राज्य सरकारें अलग से जो हैं वो अपनाएंगी। तो इसकी पृष्ठभूमि क्या रही है यानी कि वेतन आयोग की पृष्ठभूमि के बारे में जानते हैं। वेतन आयोग की जो परंपरा है वह 1957 के 15वें भारतीय समर सम्मेलन से चली आ रही है। और जो पिछला आयोग है जैसे कि 7वां जो वेतन आयोग है 2006 में गठन और 2016 में लागू हुआ। उसने वेतन में क्रांतिकारी बदलाव किए। इस मंजूरी से कर्मचारियों का जो संगठन है उसमें उत्साह है, लेकिन अंतिम सिफारिश सरकार की स्वीकृति पर निर्भर करेगी। इस न्यूज़ से रिलेटेड आज के हमारे जो क्वेश्चंस हैं उनको देखते हैं। भारत का वित्त आयोग कौन सा संवैधानिक निकाय है जो केंद्र और राज्यों के बीच में वित्तीय संसाधनों के वितरण की सिफारिश करता है? विकल्प A लेखा परीक्षा, B वित्त, C योजना, D वेतन। तो हमारा आंसर होगा B वित्त। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है
कि 7वें केंद्रीय वेतन आयोग की सिफारिशें कब से लागू हुई? ए 1 जनवरी 2014 से, बी 1 जनवरी 2016 से, सी 1 जनवरी 2018 से, डी 1 जनवरी 2020 से। तो हमारा आंसर होगा बी 1 जनवरी 2016 से। जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 15वें वित्त आयोग की रिपोर्ट किस अवधि के लिए है? ए 2015 से 2020, बी 2021 से 2026, सी 2026 से 31 और डी है 2031 से 2036। तो हमारा आंसर होगा बी 2021 से 2026। जो हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन हैं वो इस न्यूज़ से रिलेटेड मेंस के क्वेश्चन रहने वाले हैं। पहला है 7वें वेतन आयोग की सिफारिशों ने सरकारी व्यय पर क्या प्रभाव डाला, इसकी समीक्षा कीजिए। दूसरा है कर्मचारी वेतन संरचना में समानता सुनिश्चित करने के लिए वेतन आयोग की भूमिका पर चर्चा कीजिए। क्या ये आयोग मुद्रास्फीति को प्रभावी ढंग से संबोधित करते हैं? तो हम जो है आगे भी आप सभी के साथ इसी प्रकार से जो करंट की इम्पोर्टेंट न्यूज़ होंगी उनको शेयर करते रहेंगे। तब तक आप पढ़ते रहिए, खुश रहिए। थैंक यू।